इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं अपरिष्कृत आंकड़े से। तो आइए समझते हैं अपरिष्कृत आंकड़े क्या है। तो देखिए, कबाड़ी वाले के कबाड़ के भांति अवर्गीकृत आंकड़े अथवा अपरिष्कृत आंकड़े भी अत्यधिक अव्यवस्थित होते हैं। जिस प्रकार कबाड़ी वाले के यहाँ कबाड़ जो होता है वो अव्यवस्थित तरह का होता है, उसी प्रकार अवर्गीकृत आंकड़े जो होता है, अपरिष्कृत आंकड़े जो होता है वो भी अव्यवस्थित होता है। ये प्रायः अति विशाल होते हैं जिन्हें संभालना कठिन होता है। इनसे सार्थक निष्कर्ष निकालना श्रम साध्य कार्य है। अगर अव्यवस्थित आंकड़े हैं और उससे आप सही निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो ये बहुत अधिक कठिन काम होता है, मेहनत भरा काम होता है, क्योंकि सांख्यिकीय विधियों का इन पर सरलता से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए इस प्रकार के आंकड़ों का उचित संगठन तथा प्रस्तुतिकरण आवश्यक होता है ताकि व्यवस्थित रूप से सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सके। देखिए, आंकड़ों से अगर आप सही निर्णय अगर प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो अव्यवस्थित आंकड़े हैं उनको उचित संगठन में तैयार करना होगा। तब जाके आपको सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर आप सही उसे परिणाम पा सकते हैं, सही रिजल्ट पा सकते हैं। अतः आंकड़ों के संग्रह के पश्चात अगला चरण उन्हें संगठित कर वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत करना है। देखिए, तो आंकड़ों का जब संग्रह आप कर लेते हैं तो उसके बाद जो काम होता है उसे वर्गीकृत रूप में, एक संगठित कर वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत करना होता है। आइए उसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप गणित में छात्रों की प्रगति जानना चाहते हैं और आपने अपने स्कूल के 100 छात्रों के गणित के अंकों के आंकड़े एकत्रित कर लिए हैं। आप चाह रहे हैं कि गणित में जो छात्रों की प्रगति है उसको जानना चाहते हैं और आपने अपने स्कूल के 100 छात्रों के गणित के अंकों के आंकड़े एकत्रित किए हैं। अगर आप इन्हें एक सारणी में प्रस्तुत करते हैं तो वे संभवतः सारणी 3.1 जो यहाँ पर है के जैसा प्रतीक हो सकता है। इस तरह का प्रतीत हो सकता है। जैसे देखिए, 100 विद्यार्थियों का जो आंकड़ा है गणित में प्राप्त अंक का, जो यहाँ दिखाया गया है। इसी प्रकार आप दूसरा भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने पड़ोस के 50 परिवारों से भोजन पर उनके मासिक व्यय महीना में कितना खर्च कर रहा है, आंकड़ों का संग्रह यह जानने के लिए करते हैं कि भोजन पर उनका औसत व्यय कितना है। इस मामले में संग्रहित आंकड़ों को जब आप सारणी में प्रस्तुत करते हैं तो वे सारणी 3.2 की तरह दिख सकते हैं। यानी कि इस तरह से आपका सारणी दिख सकता है। 50 परिवारों के मासिक जो खर्च है भोजन पर, अगर उसको आप तालिका बनाते हैं तो इस तरह का हो सकता है। तो सारणी 3.1 और सारणी 3.2 दोनों ही आंकड़े अपरिष्कृत अथवा अवर्गीकृत है, क्योंकि इसको सही ढंग से नहीं बांटा गया है। दोनों ही सारणियों में संख्याओं को किसी भी क्रम में व्यवस्थित नहीं किया गया है। यहाँ जो संख्या है एक क्रम के तहत व्यवस्थित नहीं है। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि सारणी 3.1 में गणित में उच्चतम अंक कितने हैं, तब आपको 100 छात्रों के अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। यह एक बेहद थका देने वाला काम है। यदि आपको 100 छात्रों के स्थान पर 1000 छात्रों के अंक संभालने हो तो यह और भी अधिक थकाने वाला होगा।
ठीक इसी प्रकार से सारणी 3.2 में आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि 50 परिवारों के खाने पर मासिक व्यय के औसत को पता कर सकें। जब इन 50 परिवारों का औसत निकालेंगे तो आपको काफ़ी थका देने वाला काम होगा। यही कठिनाई तब कई गुना बढ़ जाएगी यदि यह संख्या बहुत बड़ी हो, जैसे 5000 परिवार पर चेक करना हो। ठीक कबाड़ी वाले की भांति ही जब कबाड़ का ढेर बहुत बड़ा और अव्यवस्थित हो तो उसे एक विशेष वस्तु को ढूंढने में बहुत कठिनाई होती है। आपकी भी स्थिति होगी। यदि अपरिष्कृत आंकड़ों का भंडार बहुत बड़ा हो और आप उससे कोई सूचना प्राप्त करना चाहें तो आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी। इसलिए संक्षेप में अवर्गीकृत विशाल आंकड़ों से कोई सूचना प्राप्त करना एक बेहद थका देने वाला एवं उबाऊ काम होता है। मतलब संक्षिप्त में अगर कहा जाए कि अगर आंकड़े अवर्गीकृत हैं, बांटा हुआ नहीं है और कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो ये बहुत ही थका देने वाला और उबाऊ वाला काम होता है। वर्गीकरण के द्वारा अपरिष्कृत आंकड़ों को संक्षिप्त एवं बोधगम्य बनाया जाता है। एक सिस्टमेटिक तरीके से उसे अरेंज कर दिया जाता है। जब एक प्रकार की विशेषताओं वाले तथ्यों को एक ही वर्ग में रखा जाता है, मतलब एक जैसे गुणों वालों को, एक जैसे गुण के तथ्य को एक जगह पर रखेंगे। मतलब जब एक प्रकार की विशेषताओं वाले तथ्यों को क्या करेंगे, एक ही वर्ग में रखा जाता है, तो वे बिना किसी कठिनाई के ढूंढने, तुलना करने तथा निष्कर्ष निकालने योग्य हो जाते हैं। आपने अध्याय 2 में पढ़ा है कि प्रति 10 वर्ष बाद भारत सरकार जनसंख्या की गणना कराती है। सन 2001 की जनगणना में लगभग 20 करोड़ लोगों से संपर्क किया गया। जनगणना के अपरिष्कृत आंकड़े बहुत विशाल एवं विखंडित होते हैं। अगर जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है और ये विखंडित होते हैं, इसे बटा हुआ नहीं होता है। उनसे कोई भी अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालना असंभव कार्य लगता है। लेकिन जनगणना के यही आंकड़े जब लिंग, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, पैसे आदि के अनुसार वर्गीकृत किए जाते हैं तब भारत की जनसंख्या की प्रकृति एवं संरचना आसानी से समझ में आ जाती है। अपरिष्कृत आंकड़े चरों के परीक्षणों से बने होते हैं, मतलब वेरिएबल के जांच के द्वारा उसको ऑब्जर्व करके बनाए होते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो अपरिष्कृत आंकड़े जो होते हैं वो चरों के परीक्षणों से जो चीज़ें बदलती हैं, वेरिएबल है, उनके जांच से बने होते हैं। सारणी 3.1 तथा 3.2 में दिए गए अपरिष्कृत आंकड़े विशेष या चर समूह पर किए गए परीक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि सारणी 3.1 और सारणी 3.2 में ये चर समूह में है, क्योंकि सभी चीज़ें बदल रही हैं और ये चर समूह पर किए गए परीक्षणों को प्रदर्शित कर रहा है। उदाहरण के लिए सारणी 3.1 को देखें, जिसमें 100 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। इन अंकों में से हम कैसे अर्थ निकाल सकते हैं? अब प्रश्न यहाँ उठता है कि इस अंकों से हम कैसे अर्थ निकाल सकते हैं। गणित के शिक्षक इन अंकों को देखकर सोच रहे होंगे कि मेरे छात्रों ने कैसा किया, किसने अच्छा किया, किसने खराब किया, किसका मध्यम है, कितने असफल रहे, ये भी सोचते होंगे। आंकड़ों का वर्गीकरण हमारे उद्देश्य पर निर्भर करता है। इस स्थिति में शिक्षक गहनतापूर्वक समझने की कोशिश करेंगे छात्रों ने कैसा किया। देखिए, आंकड़ों का वर्गीकरण हमारे उद्देश्यों पर निर्भर करता है कि आप किस उद्देश्य से आंकड़ों को बांटे हैं। इस स्थिति में शिक्षक गहनतापूर्वक समझने की कोशिश करेंगे कि छात्रों ने कैसा किया।
संभवतया वह बारंबारता वितरण बनाने का चयन करें। वो क्या करेगा? वह बारंबारता वितरण बनाने का चयन करें। इस पर अगले भाग में विवेचना की जाएगी। मतलब आप आगे वाले भाग में इसे समझेंगे कि बारंबारता विवरण क्या होता है। पर उससे पहले यहाँ पर देखिए क्रियात्मक गतिविधि दिया है, उसको समझ लेते हैं। आप अपने परिवार के 1 वर्ष के साप्ताहिक व्यय के आंकड़े संग्रहित कीजिए। आप अपने परिवार के 1 वर्ष के जो साप्ताहिक व्यय है उसके आंकड़े को आप जमा कीजिए और उसे एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। देखिए कि उसमें कितने प्रेक्षण हैं। आंकड़ों को मासिक आधार पर व्यवस्थित भी कीजिए और देखिए कि अब कितने परीक्षण हैं। अब कितने देखने को मिल रहा है परीक्षण, उसको नोट कीजिए। मतलब यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जब आप 1 वर्ष में साप्ताहिक व्यय को आंकड़ों में व्यवस्थित करेंगे तो आप देखिए कि कितने यहाँ पर आपका जो है नमूने बन रहे हैं। मतलब जब साप्ताहिक आंकड़ों को जब बांटेंगे तो कितने नमूने तैयार हो रहे हैं उसको देखिए। और उसके बाद जब आप साप्ताहिक हो जाएगा, कितने आए नमूने, आंकड़े कितने आए, उसको जांचने के बाद जब उसको आप मासिक आधार पर महीना में जब आप तोड़िएगा तब उस समय फिर देखिए कितने आपके नमूने तैयार हो रहे हैं, कितने आंकड़े तैयार हो रहे हैं।